नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशंस। दोस्तों, आज हम टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में एस्टिवेशन की बात करेंगे। एस्टिवेशन का मतलब पुष्प चक्र विन्यास, मतलब पुष्प में जो दल और बाह्य दल होते हैं वह पुष्प चक्र में किस प्रकार लगे हुए होते हैं। जैसे जो दलों का जो चक्र होता है उसमें जो दल होते हैं, क्योंकि दलपुंज में क्या होते हैं, दल होते हैं, वह दल उस दलपुंज के अंदर किस प्रकार लगे हुए होते हैं। उसी प्रकार जो बाह्य दलपुंज है उसमें भी जो बाह्य दल होते हैं वह किस प्रकार लगे हुए होते हैं। वह एकांतर क्रम में होते हैं या एक दूसरे को वह ढके हुए रहते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को आज हम समझेंगे, जिसे कहा जाता है एस्टिवेशन या पुष्प चक्र विन्यास या पुष्प दल विन्यास या दल व बाह्य दल का विन्यास। तो दल और बाह्य दल का जो विन्यास है वह हमें पुष्प में विभिन्न रूपों में देखने को मिलेगा। जैसे एक तो वेलवेट या कोरिस्पर्शी प्रकार का होता है, एक व्यावर्तित प्रकार का देखने को मिलता है, एक कोरछादी या एम्ब्रिकेट प्रकार का देखने को मिलता है, और एक क्विंसियल या पंचकी प्रकार का हमें देखने को मिलता है, और एक हमें ध्वजक या जो वेक्सिलरी होता है वह हमें देखने को मिलता है। तो सभी को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जो पुष्पदल विन्यास है वह फर्स्ट है वेलवेट या कोरस्पर्शी। अब वेलवेट या कोरस्पर्शी में क्या होगा, जो दल या जो बाह्य दल होते हैं वह आपस में एक दूसरे को मतलब टच करते हुए या एक दूसरे को यहाँ पर क्या रहते हैं, स्पर्श करते हुए रहते हैं। इसी कारण यहाँ पर क्या शब्द आया है, स्पर्शी। और किनको स्पर्श करेंगे, वह एक दूसरे दलों की कोरों को वह स्पर्श करते हुए रहते हैं। इसे कहा जाता है कोर स्पर्शी। मतलब जो पुष्प होता है, पुष्प में जैसे किसी पुष्प में 5 दल है या 5 पंखुड़ियां हैं, तो वह जो 5 दल होंगे वह दल उस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि उनकी जो कोरे होगी वह दूसरे दलों की कोरों को क्या करे, टच करे, मतलब स्पर्श करे। उस प्रकार का जो पुष्प दल विन्यास होता है या दल विन्यास होता है उसे ही क्या कहा जाता है, वेलवेट या कोरस्पर्शी कहा जाता है। मतलब ये इस वाले दल की जो कोर है वो दूसरे वाले दल के द्वारा टच की जाएगी, इसी प्रकार इसकी जो कोर है वो तीसरे वाले दल के द्वारा टच की जाएगी। मतलब इन दोनों ही दलों की करेंगे कोरे एक दूसरे को टच करेगी, इसी प्रकार इन दोनों दलों की कोरे एक दूसरे को टच करेगी। या एक दल की दोनों करें जो अनादर दल है उनकी कोरों से क्या होगी, टच होगी या स्पर्श होगी। इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को या दल या बाह्य दल के विन्यास को वेलवेट या कोरस्पर्शी कहा जाता है। इसके बाद जो सेकंड मिलता है हमें पुष्प के अंदर, वह कौन सा मिलता है, व्यावर्तित प्रकार का या स्टेट प्रकार का मिलता है। अब व्यावर्तित या स्टेट प्रकार में क्या होता है, जो दल की एक कोर है वह दूसरे दल की कोर से ढकी हुई रहती है, फिर इस दल की कोर किसी अनादर दल की कोर से ढकी हुई रहती है, और इसके अंदर इसकी बात मतलब एक अंदर और एक दल की एक कोर तो कहाँ पर होगी, अंदर की ओर होगी, और उसी दल की जो दूसरी कोर होगी वो बाहर की ओर होगी। मतलब जो दलों की कोरें होती है वह एकांतर क्रम में बाहर अंदर की ओर उपस्थित होती है। जैसे ये कोई दल है, इस दल की एक कोर तो कहाँ पर है, इधर बाहर की ओर है, और एक कोर किधर है, अंदर की तरफ और है। इसी प्रकार दूसरे दल की बात करें तो इसकी एक कोर, इसकी दल जो ये दल है इसको ओवरलैप या ढके हुए हैं, और ये किसी दूसरे दल की कोर से ढकी हुई है। मतलब इसमें क्या होगा, एक जो दल होता है उसकी एक कोर किसी दूसरे दल की कोर को ढके हुए रहेगी, और उसी दल की जो दूसरी कोर है वह किसी अनादर दल से ढकी हुई रहेगी। मतलब एक तो ये इसको ढकी हुई रहती है और इसी की ही कोर किसी दूसरे दल से ढकी हुई रहती है। मतलब एकांतर क्रम में जो दल होते हैं वो आपस में ढके हुए रहते हैं। इस प्रकार का जो पुष्प दल विन्यास होता है उसे क्या कहा जाता है, व्यावर्तित या स्टेट प्रकार का कहा जाता है। इसके बाद हमें एक प्रकार का और देखने को मिलता है, और वह है कोरछादी प्रकार का विन्यास। क्या कौन सा विन्यास, कोरछादी या इम्ब्रिकेट। तो
फेब्रिकेट प्रकार का भी विन्यास हमें देखने को मिलता है। अब इस प्रकार के विन्यास में क्या होगा, तो इस प्रकार के विन्यास में यह होगा कि जो एक दल होता है वह कहाँ पर होता है, सबसे अंदरतम होता है, और एक दल होता है वो बाहर की ओर होता है। और बाकी की व्यवस्था कैसी मिलेगी हमें, व्यावर्तित या क्रिस्टेड प्रकार की मिलेगी। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो ये दल है ये अंदर की ओर उपस्थित है, मतलब जो पास में दल है इनकी कोरों से ये ढका हुआ है। उसी प्रकार जो एक दल यहाँ पर है ये बाहर की ओर है, ये वाला तो किधर की ओर है, अंदर की ओर है, और ये वाला बाहर की ओर है। मतलब जो दो अनादर दल है उनको उनकी कोरों को ये ढके हुए है। और जो तीन अन्य दल है, जैसे ये वाला दल बाहर अंदर, फिर ये दूसरा वाला दल बाहर अंदर, और ये वाला दल बाहर अंदर। तो किस प्रकार की व्यवस्था हुई इन तीन दलों में, तो 1 2 3 इनमें तो किस प्रकार की व्यवस्था हुई, क्रिस्टेड या व्यावर्तित प्रकार की व्यवस्था हुई। जबकि जो दो अन्य दल है उनमें एक बाहर की ओर है, ये वाला बाहर की ओर है, और ये वाला अंदर की ओर है। इस प्रकार का जो पुष्प दल विन्यास होता है जिसमें एक दल बाहर की ओर होता है, एक दल अंदर की ओर होता है, और बाकी के जो शेष दल है वह बाहर अंदर, मतलब उनमें व्यावर्तित प्रकार का पुष्प दल विन्यास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को क्या कहा जाता है, कोर छादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर छादी कहा जाता है। और कोर छादी में भी दो प्रकार हैं। कितने प्रकार है इसमें, दो प्रकार देखने को मिलेंगे। एक तो आरोही कोर छादी और एक है दोजक। मतलब जो कोर छादी प्रकार का विन्यास है, कोर छादी में क्या होगा, एक दल अंदरतम होगा, एक दल बाह्यतम होगा, मतलब बाहर की ओर होगा, और तीन दल व्यावर्तित प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित होंगे। इस प्रकार के विन्यास को तो क्या कहेंगे हम, कोर छादी कहेंगे। परंतु जो कोर छादी होता है वह भी दो प्रकार का होता है, एक तो आरोही कोर छादी और एक वैक्सीलरी या अवरोही कोर छादी भी बोला जाता है, इसे वैक्सीलरी या दोजम। तो आरोही कोर छादी की हम बात करते हैं, तो आरोही कोर छादी में क्या होगा, जो पश्च दल होता है, कौन सा दल, पश्च दल, जो कि मात्र एक्सिस के यहाँ पर पास में है। ये क्या है, इसकी मात्र एक्सिस। मात्र एक्सिस का मतलब जानते हो आप, जैसे जो पुष्प है वो कहाँ पर लगा हुआ होता है, किसी भी पांड के कक्ष में लगा हुआ रहता है। तो जो यहाँ पर जो पुष्प लगा हुआ है, इस पुष्प में जो यहाँ पर इधर की जो ब्रांच है ये क्या है, इसकी मात्र अक्ष है। और पुष्प का जो इधर वाला जो पोर्शन होता है वो कौन सा पोर्शन होता है, इसका पश्च भाग होता है। जबकि इधर वाला जो भाग होगा, इधर वाला जो पश्च भाग है, इधर वाला भाग कौन सा होगा, अग्र भाग है, जो कि मात्र अक्ष से दूर होता है। मतलब जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, इसका मात्र अक्ष, जो कि पुष्प का पश्च भाग होता है। मतलब पुष्प में जो पश्च दल होता है वह अंदर की ओर होगा, किसमें, आरोही कोर छादी में। और जो अग्र जो दल होगा वह किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। और बाकी दल एकांतर क्रम में या व्यावर्तित रूप से विन्यासित होते हैं, किसमें, आरोही कोर छादी में। परंतु जो वैक्सीलरी जो दोजक जो विन्यास पाया जाता है उसमें क्या होगा, जो पश्च दल होता है, कौन सा, पश्च दल, वह सबसे बड़ा होता है और दो अन्य पार्श्व दलों को ढके हुए रहता है। मतलब जो पश्च दल होगा, ये पूरा ही जो दल है वह कितना बड़ा है बाकी दलों के कंपैरिजन में, तो ये पश्च दल होता है इसमें वैक्सीलरी में वह सबसे बड़ा होता है और दोजक कहलाता है। क्या कहलाता है, दोजक, क्योंकि ये बड़ा है और पार्श्व दलों को ये घेरे हुए है या ढके हुए है। और दो अन्य पार्श्व दल है जिनकी एक कोर तो अंदर की ओर होगी और दो एक और तो अंदर की ओर और एक और बाहर की ओर होगी। और जो अग्रदल है, अग्रदल कौन सा होगा, यहाँ पर अग्रदल द्विपालित अवस्था में यहाँ पर पाया जाता है और सबसे छोटा होता है और अंदर की ओर होता है। मतलब जो दोजक जो विन्यास होता है इसमें अग्रदल अंदर की ओर होगा, मतलब अंदरतम होता है, क्योंकि जो पश्च दल होता है वो बाहर की ओर होता है और सबसे बड़ा होता है। और दोजक का कार्य करता है, मतलब दोजक की बात ये दिखाई देता है।
इसे कहा जाता है वैक्सीलरी या ध्वजक विन्यास। और जो बाकी के जो पार्श्व दल होंगे वो अंदर बाहर की ओर होंगे, मतलब व्यावर्तित रूप से हम बोल सकते हैं। इस प्रकार का जो विन्यास होगा उसे क्या कहा जाता है, ध्वजक या वैक्सीलरी विन्यास कहा जाता है। और एक इनमें देखने को मिलता है, ये मटर कुल के जो पादप हैं उनमें पाया जाता है। मटर कुल के पादपों में आपको वैक्सीलरी या ध्वजक विन्यास देखने को मिलेगा। और जो आरोही कोर्छादी विन्यास है ये पाया जाता है सिसल पिनोइडी जो पादप हैं, सिसल पिनोइडी जो उपकुल है उसके जो पादप है जैसे केसिया पिस्टुला है, मतलब अमलतास, उनमें यह देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगर व्यावर्तित की बात करें या सिस्टेट की बात करें तो सिस्टेट प्रकार का किसमें देखने को मिलेगा, तो जो मालवेसी फैमिली के मेंबर हैं, कौन सी फैमिली, मालवेसी फैमिली के जो मेंबर हैं जैसे गुड़हल है उनमें यह देखने को मिलेगा। और कोरिस्पर्शी की अगर बात करें तो कोरिस्पर्शी किनमें देखने को मिलता है, तो जो ब्रेसिकेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं, कौन सी फैमिली, ब्रेसिकेसी, तो ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स में हमें कोरिस्पर्शी प्रकार का विन्यास देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट बच रहा है पुष्पदल विन्यास में वह है पंचकी विन्यास या क्विंकुंशियल विन्यास। अब पंचकी विन्यास में क्या होगा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें दो दल बाहर की ओर होंगे और दो दल अंदर की ओर होंगे, और बाकी जो एक दल होगा वो बाहर और अंदर की ओर होगा। जैसा जो ये वाला दल है और एक ये वाला दल है, ये कहाँ की ओर व्यवस्थित है, बाहर की ओर व्यवस्थित है, मतलब अन्य दलों की ओरों को ये ढके हुए हैं। जबकि जो दो अन्य दल है जैसे एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये किस ओर है, या अंदर की ओर है, मतलब इन दलों की ओरें जो है वो दूसरे दलों के द्वारा ढकी हुई है, मतलब दो तो अंदर की ओर है और ये दो बाहर की ओर है। तो बाकी का जो बचा हुआ है वह अंदर बाहर की ओर है, मतलब एक ओर तो उसकी अंदर की ओर है और एक ओर बाहर की ओर है। इस प्रकार के विन्यास को क्या कहा जाता है, पंचकी विन्यास या क्विंकुंशियल विन्यास कहा जाता है। और ये मिलता है हमें मुराया जो पेनिकुलेटा पादप है, इसमें मिलता है मुराया जो पादप है उसमें हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास होते हैं, या जो एस्टिवेशन होता है या दलों या बाह्य दलों का जो विन्यास होता है वो हमें डिफरेंट प्रकार का देखने को मिल सकता है। जैसे कोरिस्पर्शी, जिसमें दलों की कोरें आपस में स्पर्श करती हुई दिखे। एक होता है व्यावर्तित, जिसमें दल की एक ओर अंदर और उसी दल की दूसरी ओर बाहर की ओर हो, मतलब एकांतर क्रम में अंदर बाहर की ओर हो। जैसे ये बाहर की ओर है, फिर अंदर है, फिर इसकी बाहर अंदर, तो एकांतर क्रम में ये हमें देखने को मिलती है। और आरोही में, आरोही कोर्छादी में क्या होगा, जो पश्च दल होगा वो अंदर की ओर होगा, अग्र दल कैसा होगा, बाहर की ओर होगा, और जो तीन दल होंगे वह व्यावर्तित रूप से यहाँ पर विन्यासित होंगे। उसी प्रकार अगर वैक्सीलरी की बात करें तो वैक्सीलरी में क्या होगा, जो पश्च दल होगा वो सबसे बड़ा होता है और बाहर की ओर होता है, ध्वजक का यहाँ पर यह कार्य करेगा। और जो अग्र दल होगा वह आकार में छोटा होगा और अंदरतम होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है। और जो बाकी जो दल होते हैं वो व्यावर्तित रूप से होते हैं, मतलब इसकी एक ओर अंदर की ओर होगी, दूसरी ओर पश्च दल की जो अग्र दल की जो कोरें हैं उनको ढकी हुई रहेगी। और क्विंकुंशियल में क्या होगा, दो अंदर दो बाहर और एक अंदर और बाहर, इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जो हम पुष्प सूत्र या जो पुष्प चित्र बनाते हैं तो वहां पर हम कौन कौन से चिन्हों का यूज करते हैं, तो उन चिन्हों को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। हम पुष्प सूत्र के या पुष्प चित्र के संकेतों की बात करें, वैसे तो मेनली से इन्हें पुष्प सूत्र के संकेत ही बोला जाता है, मतलब वे संकेत जिनके द्वारा हम किसी भी पुष्प का पुष्प सूत्र लिख सकते हैं उन्हें पुष्प सूत्र संकेत कहा जाता है। जैसे अगर हमें किसी भी पुष्प के बाह्य दलों को बनाना है तो बाह्य दलों को हम किस चिन्ह के द्वारा बनाएंगे, तो इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर यूज करेंगे बाह्य दलों को बनाने के लिए। और ये तो किसमें करेंगे हम, पुष्प चित्र में। अगर पुष्प सूत्र लिखना है तो बाह्य दल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है,
और हमने पढ़ा था कि अगर बाह्य दल पुंज में सभी बाह्य दल अगर पृथक पृथक हो उन्हें n से प्रेजेंट किया जाता है, अगर संयुक्त हो तो k और कोष्टक में n को लिखा जाता है। n का मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, मतलब बाह्य दलों की संख्या जो कि आपस में क्या है, जुड़े हुए है। इसी प्रकार अगर दल की बात करें तो दल को इस दल का जो चित्र बनाएंगे हम पुष्प चित्र में, वो दल को इस प्रकार हम बनाएंगे। और दल को क्या कहा जाता है, सी कोरोला। अगर मतलब दल पुंज में अगर सभी दल पृथक पृथक है तो उसे Cn से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर दल पुंज के सभी दल संयुक्त अवस्था में है तो C कोष्टक में n को लिख देंगे। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो दल है उन्हें कहा जाता है। इसी प्रकार अगर मकरंद ग्रंथि युक्त दल है, मतलब दलों के आधारीय भाग में क्या लगी हुई है, मकरंद ग्रंथि लगी हुई है, तो उनको इस प्रकार पुष्प चित्र में उनको इस प्रकार बनाते हैं। अगर मान लिया जाए पुष्प में क्या है, सहपत्र उपस्थित है, मतलब पुष्प किसी सहपत्र के कक्ष से निकला हुआ है, तो पुष्प चित्र में सहपत्र को इस प्रकार बनाएंगे और जो पुष्प चित्र बनाएंगे उसके आधारी भाग में ये लगाएंगे हम। और सहपत्र अगर प्रेजेंट है तो पुष्प चित्र में क्या, मतलब पुष्प चित्र में क्या लिखेंगे, Br। अगर एब्सेंट है सहपत्र तो क्या लिखेंगे, EBR लिखेंगे। इसी प्रकार अगर पुष्प में क्या है, सहपत्रिकाएं उपस्थित है, जैसे मालवेसी जो फैमिली है उसमें क्या पाई जाती है, सहपत्रिकाएं पाई जाती है। तो सहपत्रिकाएं अगर वहां पर प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, BRN लिखेंगे। अगर एब्सेंट है तो EBRN लिखेंगे। और जो डायग्राम है, ये जो चिन्ह है, ये कहाँ पर बनाएंगे, तो पुष्प का जो चित्र बनाया जाता है उसके पास के भागों में इनको बनाया जाता है। तो ये इनको रिप्रेजेंट करती है, सहपत्रिकाओं को रिप्रेजेंट करती है। उसी प्रकार अगर पुष्प में हमें मात्र अक्ष को दर्शाना है तो मात्र अक्ष के लिए क्या किया जाता है, एक ब्लैक डॉट का यूज किया जाता है, मतलब जो काला चिन्ह होता है या काला डॉट होता है वो मात्र अक्ष को दर्शाता है। और मात्र अक्ष की ओर जो पुष्प का भाग होता है वो कौन सा होता है, पिछला भाग होता है, क्योंकि जब मात्र अक्ष के अपोजिट जो भाग होता है या मात्र अक्ष से जो दूर का भाग होता है वो क्या होता है, पुष्प का अग्रभाग माना जाता है। इसी प्रकार अगर पुष्प त्रिज्या सममित है तो उन्हें प्लस चिन्ह को किसमें बंद कर देंगे हम, एक गोलाकार संरचना में, मतलब प्लस से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, त्रिज्या सममित पुष्प को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें एक पुष्प एक व्यास सममित दिया जाता है उनको किसी प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो परसेंटेज के चिन्ह से या इस प्रकार के चिन्ह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर एक व्यास सममित पुष्प है जिसको मतलब किसी भी अक्ष से हम मतलब केवल एक ही अक्ष से, जो कि कोई भी अक्ष हो सकती है, उसी से केवल एक काट सकते हैं, मतलब एक ही अक्ष से अगर पुष्प को दो बराबर भागों में बांटा जा सके तो उन्हें क्या कहा था हमने, एक व्यास सममित पुष्प कहा था। तो एक व्यास सममित पुष्प को या तो परसेंटेज से या इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। जबकि जो त्रिज्या सममित पुष्प है, त्रिज्या सममित पुष्प किन्हें कहा था हमने, वे पुष्प जो किसी भी एक्सिस से दो बराबर भागों में बांटे जा सके उन्हें त्रिज्या सममित पुष्प या एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहा था। तो उनको इस चिन्ह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम हाइपोगाइनस फ्लावर की। हाइपोगाइनस फ्लावर हमने देखा था, अंडाशय की पोजीशन के आधार पर फ्लावर तीन प्रकार के होते हैं, एक तो हाइपोगाइनस, एक पेरिगाइनस और एक एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में क्या होता था, पुष्प का जो अंडाशय होता था वह सर्वोच्च स्थिति पर होता था, मतलब सबसे ऊपर की ओर अंडाशय होगा और बाकी के जो दल बाह्य दल है, पुमंग है, वह अंडाशय के नीचे की ओर रहेंगे। तो मतलब अंडाशय क्या था, ऊर्ध्ववर्ती था। तो इसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अंडाशय की, मतलब अंडाशय किसका पोर्शन है, जायांग का पोर्शन है। तो जायांग को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। और यहाँ पर अंडाशय कैसा है, ऊर्ध्व है, तो जी के नीचे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर एक एरो जैसा या एक चिन्ह यहाँ पर बना देंगे। तो इस प्रकार इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी प्रकार बात करें हम एपिगाइनस फ्लावर की। एपिगाइनस फ्लावर में अंडाशय कहाँ पर होता है,
सबसे नीचे की ओर होता है, मतलब जो पुष्पासन है उसमें दसा हुआ रहता है। तो बाकी पुष्प चक्र के जो अन्य चक्र होते हैं, जैसे दल है, बाह्य दल है, उमंग है, वह ऊपर की ओर लगे हुए रहते हैं। इसमें जो अंडाशय होगा अधोवर्ती होगा, मतलब गर्त में होगा, सबसे नीचे की ओर होगा। तो इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एपिगाइनस फ्लावर चिन्ह है वो यहाँ पर ऊपर की ओर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंडाशय सबसे नीचे की ओर है। इसी प्रकार अगर पेरिगाइनस फ्लावर की बात करें, पेरिगाइनस में क्या था, अंडाशय ना तो ऊपर की ओर था ना नीचे की ओर था, मतलब मिडिल पोजीशन पर था। मतलब अंडाशय आप अधोवर्ती या उसे बोल सकते हैं हम आप ऊर्ध्ववर्ती, तो दोनों ही पोजीशन उसने मेंटेन कर रखी थी, मतलब वो मीडियम साइड पर था, ना तो ऊपर था ना नीचे की तरफ था। तो उसी पुष्प को क्या बोला था हमने, पेरिगाइनस फ्लावर। और इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जी उसके सामने यहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार अगर पुष्प एक लिंगी है, मतलब एक लिंगी पुष्प है, अगर वह एक लिंगी पुष्प भी नर पुष्प है, इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर पुष्प मादा पुष्प है उसे इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर पुष्प द्विलिंगी है उसे इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार अगर पुष्प में हम अनुबाह्य दलों की बात करें या एपिकैलिक्स की बात करें, अनुबाह्य दल जो अनुबाह्य दल कहाँ पर होते हैं, जो पुष्प वृंत होता है उसके ऊपर कुछ पर्णनुमा संरचनाएं पाई जाती है, छोटी छोटी, उन्हें कहा जाता है अनुबाह्य दल। तो अगर अनुबाह्य दल की हम बात करें तो अनुबाह्य दल को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे हम पुष्प सूत्र में, तो उन्हें किया जाता है एपिकैलिक्स से, इन्हें एपिकैलिक्स से, क्योंकि अनुबाह्य दल को क्या बोला जाता है, एपिकैलिक्स बोला जाता है। अगर अनुबाह्य दल प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे हम, EPIK या EPI हम लिखते हैं। इसके बाद हम आसंजन की बात करें या एडेंशन की बात करें, तो हमने पढ़ा था परिदलों से लगे पुंकेसर, दलों से लगे पुंकेसर, मतलब दल लग्न पुंकेसर, परिदल लग्न पुंकेसर। उनको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये परिदल को तो किनसे बनाते हैं हम, पी से बनाते हैं, और पुंकेसरों को या एंड्रोसियम से रिप्रेजेंट करते हैं। पुंकेसरों का मतलब एंड्रोसियम। अगर परिदलों से क्या लगे हुए हैं, पुंकेसर लगे हुए हैं, तो इनको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर दलों से लगे हुए पुंकेसरों की बात की जाए तो दलों को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके उमंग को ऐसे, मतलब दलों से लगे पुंकेसर, तो इस प्रकार इनको हम बना सकते हैं। तो पुष्प जो चित्र है उसमें विभिन्न जो चिन्ह है इनका यूज किया जाता है, जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये हमारे कहाँ पर काम आएंगे, पुष्प सूत्र लिखते समय, और साथ ही थोड़े बहुत जो ये चिन्ह दिख रहे हैं या पुष्प चित्र बनाते समय हमारे काम आएंगे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी पुष्प सूत्र से रिलेटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे विभिन्न प्लांट फैमिलीज की, और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि जो फल है वह कितने प्रकार के होते हैं, फलों का निर्माण किस प्रकार का होता है, कौन कौन सी फैमिली में किस किस प्रकार के फ्रूट्स पाए जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।